कि 100 झूठ बोलना पड़ता है एक झूठ को सही साबित करने के लिए। अगर रिस्क हम नहीं लेंगे तो मैक्सिमम गेन हम नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विपुल मिश्रा अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आ गया हूं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्लानिंग, तो आज हम उसी का एडिशनल पार्ट पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग। तो हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड बाय टेरी। टेरी ने क्या कहा था कि the selection of one behavior alternative from two or more possible alternatives। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे अल्टरनेटिव्स जो होते हैं उनमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे हम, और वो जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वही सिलेक्शन ऑफ दैट क्या कहलाएगा, डिसीजन मेकिंग। तो उसके बाद एक और हमारे थ्योरिस्ट थे मैकफार्लैंड। इन्होंने क्या कहा था कि अ डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर इन एन एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स a conclusion about what must be done in a given situation। तो यहाँ पे क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म क्या करता है कि डिसीजन को जो है डिसीजन हमारा कौन सा लेना है उसके लिए हमें क्या करता है, कंक्लूजन अबाउट व्हाट मस्ट बी डन इन ए गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में क्या हमें करना चाहिए वो हमें बताता है। ठीक है, ए डिसीजन रिप्रेजेंट्स ए कोर्स ऑफ बिहेवियर चूजन फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। ये भी सेम चीज हो गई कि अमंग द अल्टरनेटिव्स कौन सा बिहेवियर हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमें सेलेक्ट करना है, वो हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो कई सारे अल्टरनेटिव्स है हमारे पास, उसमें से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, हमारा सिलेक्शन कॉन्सेप्ट होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सिलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, मेंटल प्रोसेस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली कौन सा हमें प्रोसेस सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमें उस प्रोसेस के बारे में या उसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं उनकी स्टडी, उसमें हम कंपेटेबल है, हमारा ब्रेन जो हमारा यूज हो रहा है वो उस सिचुएशन से को इजीली हैंडल कर सकता है कि नहीं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होता है एक मैनेजर को। तो ये क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेस होता है। साइंटिफिकली किसी भी रीजन के बेस पे ही हम जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ब्रेन वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी प्रोसेस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जो होगा वो कंटिन्यूटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन मेकिंग जैसे हम देख रहे हैं कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से कंटिन्यूटी प्रोसेस में आता है। अगर हमें एक झूठ बोलना है, मान लीजिए हमने डिसीजन लिया कि हमको कोई भी एक पर्टिकुलर झूठ बोलना है। ठीक है, एग्जाम्पल झूठ से ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग इसको इजिली कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजिली। तो अगर हम कोई एक झूठ का अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं कि हमें एक झूठ बोलना है, तो उसको सही साबित करने के लिए हमें कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी होता है, बीच बीच में और भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो एक ऑब्जेक्टिव को फोकस में लेके ही हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको फुलफिल करने के लिए किस तरह से उनको फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अचीव करना होता है, और उसको परफॉर्म करके हम सही आउटकम को ला सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉन्शियस ह्यूमन प्रोसेस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यहाँ कॉन्शियस ह्यूमन कौन होगा, मैनेजर होगा। ठीक है, मैनेजर क्या करेगा, किसी भी डिसीजन को करने के लिए जो है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो उसको परफॉर्म करेगा, उसके अल्टरनेटिव्स देखेगा। तो बेसिकली यहाँ कॉन्शियस ह्यूमन क्या करेगा, प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। तो जो भी एक प्रॉब्लम होगा जिसके लिए हमें डिसीजन लेना है, तो उसको सॉल्व करना जो है डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कमिटमेंट कॉन्सेप्ट है। कमिटमेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बताया एग्जांपल कि 100 झूठ बोलना पड़ता है एक झूठ को सही साबित करने के लिए। तो हमने अगर एक झूठ बोल दिया है तो हमें कमिटेड होना पड़ेगा उस झूठ को सही साबित करने के लिए। तो बेसिकली
पहला जो हमें डिसीजन लिया उसको हम सही साबित करने के लिए डिसीजन पे डिसीजन लेते रहेंगे। कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट भी हो गया और कमिटमेंट टू द डिसीजन भी हो गया जो हमने सबसे पहले लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सलिटी से आपको ऑलरेडी कई बार मैं बता चुका हूँ। यूनिवर्सलिटी मतलब हो गया ये सारे डिपार्टमेंट में या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल होगा, हर जगह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, चाहे वो ओवरऑल एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए डिसीजन ले रहे हैं, अल्टीमेट गोल को फोकस में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं, या हमारे डिपार्टमेंटल वे में हम देख रहे हैं अगर कि जो डिपार्टमेंट के डिसीजन हुए, प्रोसीजर्स हुए, प्रोसेस हुए, एसओपीज हुए एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, वो सारा डिसीजन मेकिंग कहाँ आ गया, हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो गया, हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर एक डिपार्टमेंट में और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम देखेंगे क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम एमंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया मीनिंग में ही कि डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम एमंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कई सारे अल्टरनेटिव होंगे, उसमें से कोई एक बेस्ट हम जो जो भी उस सिचुएशन को फुलफिल कर रहा होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे और आगे फर्दर उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। इट इज ए मेंटल प्रोसेस एंड रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ ब्रेन वर्क करेगा, ब्रेन अगर कंपेटिबल है उस डिसीजन को लेने के लिए या उस सिचुएशन को एनालाइज करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करके उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन कैसे लेंगे, अल्टरनेटिव से। तो बेसिकली इतना हमारा थॉट प्रोसेस वर्क कर रहा है तो ही हम जो है किसी भी डिसीजन को ले पाएंगे। तो इसके लिए एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है और पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के लिए ब्रेन उस वे में वर्क कर रहा है, ये भी हमें देखना होता है। उसके बाद फिर क्या है, इट इन्वॉल्व्स रैशनैलिटी। तो बेसिकली कोई भी डिसीजन लेना होता है उसके पीछे एक रीजन होता है। रीजन हमारा कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो सकता है, कंपनी के एम से रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी प्रोसेस को स्मूथली चलता रहे उसके लिए भी हमारा एक रीजन होता है कि डिसीजन ऐसा हमें लें कि कम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट हो जाए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक रीजन पे बेस्ड होके ही, किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन को लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ सिचुएशन। सिचुएशन जो भी होगा, जिस तरह का सिचुएशन होगा उस टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर उसी अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए ही हमें डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इट ऑलवेज हैज ए पर्पस। इसका क्या होता है, एक पर्पस होता है, उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं। अकॉर्डिंगली देयर मे बी ए डिसीजन नॉट टू डिसाइड। कुछ ऐसे भी डिसीजन हो सकते हैं जो उस पर्पस को, उस एम को, उस मोटो को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे। वो डिसीजन हमारे क्या होंगे, निगेटिव डिसीजन होंगे, उन्हें हमें सेलेक्ट नहीं करना होगा। कई सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं डिसीजन लेने के, तो उसमें से हमें ये भी देखना होता है कि कुछ निगेटिव डिसीजन होंगे, कुछ पॉजिटिव डिसीजन होंगे, और जो निगेटिव डिसीजन होंगे वो रिस्क से भरे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि रिस्क हमें लेना भी पड़ जाता है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जैसा कि मैंने कहा, इट ऑलवेज रिलेटेड टू ए सिचुएशन। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कुछ ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो ड्रामेटिकली क्या करेंगे, हमें गेन प्रोवाइड कराएंगे, तो उसको भी फोकस में लेके चलना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ डिसीजन। ठीक है, तो अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिसीजन के ये हम देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन यहाँ पे क्या होगा कि एक मैनेजर या एक हायर अथॉरिटी क्या कर रहा है, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए कोई भी डिसीजन ले रहा है जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्ट हो रहा है, सारे एम्प्लॉय भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, फॉर्मल डिसीजन हो गया, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पर्सनल डिसीजन। खुद के लिए कोई डिसीजन लेता है, अगर कोई डायरेक्टर जैसे रिजाइन कर देता है कंपनी से तो उसका खुद का डिसीजन हुआ, पर्सनल डिसीजन हुआ। ठीक है, अब इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल को, कि जैसे मान लीजिए किसी मैनेजर ने रिजाइन डाल दिया, रिजाइन दे दिया वो कंपनी से, तो वो क्या हो गया, उसका पर्सनल डिसीजन हो गया। लेकिन अगर कोई उसका सबॉर्डिनेट
जिसको कंपनी खुद फायर कर रही है ड्यू टू हिज अनअवेलेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, या कई दिनों से एब्सेंट है मान लीजिए, या वो जो है कंपनी में सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है अप टू द मार्क, जितना कंपनी का स्टैंडर्ड है उस अकॉर्डिंग उसकी वर्किंग नहीं है। कोई भी डिसीजन हो सकता है एक्स वाई जेड, जिसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है, उसे उस सबॉर्डिनेट को, मैनेजर के जो भी जूनियर है या किसी भी लेवल पे है, उसको फायर कर रही है कंपनी। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन हो गया और उससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगा, उसका पर्सनल डिसीजन नहीं होगा वहां पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, बेसिक एंड रूटीन डिसीजन। तो बेसिक डिसीजन यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक यहाँ पे हो गया कि वन टाइम हो गया, और ये टफ भी होता है ये डिसीजन लेना, क्योंकि ये वन टाइम होता है और ये लॉन्ग टर्म को फोकस में लेके होना होता है, ठीक है। और यहाँ रूटीन डिसीजन जो होगा वो क्या होगा कि टाइम टू टाइम डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रोसीजर को, जो भी हमारा प्रोसीजर एक प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई भी सिनेरियो हो गया, कोई भी सिचुएशन हो गया, उस टाइम उस करंट सिनेरियो को, उस सिचुएशन को देखते हुए रूटीन डिसीजन जो हमारे क्या होंगे, रिकरिंग उनका लगातार होता रहेगा, रिपीटेटिव मोड में एक लूप बना होगा, डेली बेसिस पे आज इतना है कल उतना होगा, आगे उसी अकॉर्डिंग चलता रहेगा। एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए हमारा रूटीन डिसीजन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल डिसीजन। तो स्ट्रेटजिक डिसीजन हमारा ओवरऑल कंपनी के लिए हो गया, ये हमारा कौन लेगा, हायर अथॉरिटी लेगा। और टैक्टिकल डिसीजन हमारे ऑपरेशनल डिसीजन हो गए, जो कि लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट आ जाएगा, उनके डिसीजन टेकिंग का पार्ट। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट, पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजन। सेम ये भी उसी तरह से हो गया, स्ट्रेटजी इसके आपके बेसिक और रूटीन डिसीजन से रिलेटेड, कि पॉलिसी हमारा वन टाइम होगा और ऑपरेटिव डिसीजन होंगे वो ऑपरेशनल डिसीजन होंगे, वो रिपीटेटिव मोड में चलते रहेंगे। तो ये डेली रूटीन के आपके डिसीजंस हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। अब प्रोग्राम्ड डिसीजन हो गया कि हमारा जैसे यहाँ पर टैक्टिकल डिसीजन, या आप कह सकते हैं कि रूटीन डिसीजंस जो है, जो जिनका रिकरेंस बार बार आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोग्राम्ड हो गए, कि हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस बना दिया है, प्रोसीजर बना दिया है, वो स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर्स चलते आ रहे हैं डेली बेसिस पे। और हमारा नॉन प्रोग्राम्ड हो गया जो अनसर्टेन है, सिचुएशन बेस्ड है, कभी कभी उसको डिसीजंस लेना होगा, कुछ जैसे प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल या एड ऑन जो भी हम कर रहे हो किसी भी सिचुएशन बेस पे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। तो इंडिविजुअल डिसीजन किसका हो जाएगा, पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का हो जाएगा इंडिविजुअल डिसीजन। और ग्रुप डिसीजन हो गया हमारा कई सारे लोगों का, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो डिसीजन होंगे, जो हमारे पूरे कंपनी को इफेक्ट कर रहे होंगे, जिसको सबको फॉलो करना होगा। और इंडिविजुअल डिसीजन हो गया एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिसीजन, या आप कह सकते हैं मैनेजर का भी डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने या एक पर्टिकुलर मैनेजर ने डिसीजन लिया है, या एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है, तो वो इंडिविजुअल या ग्रुप डिसीजन में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। तो इसमें सबसे पहला जो होगा, स्टेप वन, क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अगर हमें प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया वहीं पे, ठीक है। अगर हमें सिचुएशन का पता चल गया कि हमें करना क्या है, तो हम उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बीमारी है, अगर बीमारी का पता चल जाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आधा प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो गया, बीमारी अब सही हो जाएगी, क्योंकि अगर वो क्योरेबल है, अगर वो क्योर है उसका, तो वो क्या होगा, वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब जो हमने डिफाइन किए प्रॉब्लम कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, किसको हमें रिजॉल्व करना है, उसको जो है हम क्या करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स में क्या क्या हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग हम उस डेटा को या उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर जो है क्या आता है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स का जो है देखेंगे हम कि कितने अल्टरनेटिव्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जिस जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा।
तो अगर हमारे पास एक ही सिंगल अल्टरनेटिव होगा तो वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ, फिर तो वो नॉर्मल हो गया कि हाँ बस हमने डिसीजन ले लिया, ये करना है तो वो डेली रूटीन में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटिव्स कई सारे होने चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होंगे उन सब को जो है हम देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में हम उसको क्या करेंगे, सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे कि कौन से अल्टरनेटिव्स के, जैसे n नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, तो उसमें से देखेंगे कि हर एक अल्टरनेटिव के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो कितना ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा या इंडिविजुअल को कितना इफेक्ट करेगा, वो कंपेटिबल है या नहीं, एक एम्प्लॉय उसको वर्क उस पर कर पाएगा या नहीं उस डिसीजन पे। क्योंकि हमारे जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो हमने डिसीजन लिए हैं, वो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं हो पाएगा तब तक उस डिसीजन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, स्टेप 5, ठीक है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स होंगे उनमें से जो हमारा बेस्ट होगा, हमने इवेल्युएट कर लिया कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है उसमें, रिस्क। तो अगर रिस्क हम नहीं लेंगे तो मैक्सिमम गेन हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसमें रिस्क क्या क्या है, और साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है उस रिस्क के साथ कितना गेन एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रिस्क और गेन दोनों का वेट हम करेंगे और देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमें कितना रिस्क लेने से कितना गेन हो सकता है, और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर कितना वो इफेक्ट करेगा। ये सारी चीजों की स्टडी हम देखेंगे इन सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है क्राइटेरिया, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। अब हम ये भी देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट देखिए कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके लिए वो डिसीजन लिया गया है, जिनको उसे इम्प्लीमेंट करना है, वो उसके लिए कंपेटिबल है या नहीं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसको कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजों का स्टडी होगा। तो इकोनॉमी ऑफ एफर्ट भी वहां पे देखना होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, टाइमिंग। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें अर्जेंसी भी देखनी होगी कि हमारा कितना अर्जेंट है डिसीजन लेना, उस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन बेस्ट होगा। जैसे किसी काम को अगर हमें लीस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट लाना है, तो हमें ये भी देखना होगा कि पर्टिकुलर सिनेरियो हमारा अगर ज्यादा कॉस्ट ले रहा है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो है अगर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है और उसका गेन है, एक्चुअल में उसका गेन जो होगा बाद में आउटकम जो होगा वो मैक्सिमम है, लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो उस अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे। तो हमारा टाइमिंग भी मेन उसमें क्राइटेरिया होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कंपेटिबल हो रहा है या नहीं, वो कॉस्ट को रिड्यूस करके और मैक्सिमम आउटपुट लेने का फंडा अगर हो रहा होगा तो ही हम उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भी देखेंगे हमारे पास कितना है, और उसी अकॉर्डिंग हम टास्क को परफॉर्म करेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। उसके बाद हमारा जो छठा स्टेप है वो क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। अब इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन में क्या आ गया कि उस डिसीजन को जो हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है उसको हमें इम्प्लीमेंट कराना है। तो इम्प्लीमेंट कराना है तो किस ग्रुप या किस एम्प्लॉय को जो है उसमें देखना होगा कि वो किस अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर वो बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने सेलेक्ट किया है वो सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सका तो उसका कोई मतलब नहीं है उस डिसीजन लेने का। तो उस सारी चीज़ों का भी स्टडी होगा, और साथ साथ हम जो है जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होगा उसमें ये भी देखेंगे कि कहीं अगर हम लैग कर रहे हैं तो उसको उसमें खुद जो है इन्वॉल्व हो, डिसीजन मेकर भी इन्वॉल्व हो और उसको कमिटमेंट हो उसका कि उस डिसीजन को वो सक्सेसफुल बनाए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है नेक्स्ट, फॉलोइंग अप द डिसीजन। अब ये हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट हो गया कि जो भी हमने डिसीजन लिया है उसका कंट्रोलिंग पार्ट के थ्रू क्या करेंगे, हम ओवरलुक करेंगे कि जो हम डिसीजन लिए हैं और वो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से हो रहा है या नहीं। उसके लिए हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉयज में, और एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम लाने के लिए उन्हें मोटिवेट करना होगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के चलना होता है। तो ये हमारा आज का प्लानिंग का प्लस जो है आपका हमने ऑलरेडी प्लानिंग का लेक्चर लिया था तीसरा हमारा,
और ये चौथा था हमारा कौन सा, डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का पार्ट खत्म होता है। अब आगे हम आएंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, नेक्स्ट चैप्टर है, इसको भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज। थैंक यू।